हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात कर रहे हैं रेशे का वर्गीकरण और उसके रसायन के बारे में, यानी कि यूनिट 5 टेक्सटाइल से हम लोग पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स, जो हम प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। और इसी में साथ में जुड़ा हुआ है और रसायन, यानी कि इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, इसकी कुछ फिजिकल केमिकल सारी जो प्रॉपर्टीज होती हैं इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एज यू कैन सी, दिस इज आवर पार्ट 2 वीडियो। अगर आपने अभी पार्ट 1 वीडियो नहीं चेक की है तो काइंडली डू चेक दैट वीडियो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ द वीडियो। तो चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिल्क के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने कॉटन को कंप्लीट कर लिया था, कॉटन के सारे ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स को हमने डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम जो मैनमेड फाइबर्स हैं और नेचुरल फाइबर्स हैं दोनों को ही कंप्लीट कर लेंगे। तो हम शुरू कर रहे हैं सिल्क। सिल्क क्या है? ये एक कोकून से मिलता है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि सिल्क हमें किससे मिलती है, तो सिल्क हमें कोकून से मिलती है। और अगर पूछा जाए कि सिल्क के कीड़े का क्या नाम होता है, तो वो मोथ होता है, MOTH, मोथ। अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो ये मोथ होता है, ये मोथ के द्वारा हमें मिलता है। और अगर आपको पूछा जाए कि सिल्क हमें मिलता कहाँ से है, तो वो कोकून से मिलता है। जैसे कि कॉटन का जो ओरिजिन है वो इंडिया में था, वैसे ही सिल्क का ओरिजिन चाइना से हुआ है। 2640 BC में इसकी खोज हुई थी चाइना में। जो बेस्ट सिल्क है वो बॉम्बेक्स मोर होती है। जो बॉम्बेक्स मोर होती है वो बेस्ट सिल्क होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर हम इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखें तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में एक LS होता है आपका, और एक आपका CS होता है, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल आपका सेक्शन और क्रॉस सेक्शनल वाला सेक्शन। तो आप देख सकते हैं कि इसमें आपकी जो इमेज है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। जो सैरिसन होता है, जो गम होता है, क्योंकि ये प्रोटीन का बना हुआ होता है सिल्क, और इसे हम फिलामेंट भी कहते हैं। और ये नेचुरल फिलामेंट है, द ओनली नेचुरल फिलामेंट जो कि हमारे एनवायरनमेंट में मिलता है। बाकी सब जो नेचुरल होते हैं हमारे जितने भी फाइबर्स होते हैं वो स्टेपल फाइबर्स होते हैं, ना कि फिलामेंट्स होते हैं। तो फिलामेंट जो है ये नेचुरल है, ये क्योंकि प्रोटीन का बना हुआ होता है, तो इसमें सेरेसिन गम इसके स्ट्रक्चर पर, इसकी बॉडी पर पाया जाता है। इसमें इरेगुलर ग्लास रॉड जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और वहीं यहाँ देखें तो अनइवन ट्रायंगल्स देखने को मिलते हैं। और इस तरीके से आप बता सकते हैं कि इसमें सेरेसिन गम पाया जाता है और रेगुलर ग्लास रॉड जैसा दिखाई देता है, और अनइवन ट्रायंगल्स इसमें होते हैं। चाइना में इसकी 2640 BC में खोज हुई थी, कोकून से मिलता है, कीड़े का नाम मोथ है, और बेस्ट सिल्क आपकी बॉम्बेक्स मोरी है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं सिल्क में ही आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। दिस इज अ पॉलीमर फाइबर, वेरी लॉन्ग, लीनियर एंड मोनोमर्स आर वेरी स्मॉल। इसके जो मोनोमर्स होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे से होते हैं। आपको पता होगा मोनोमर्स क्या होते हैं और पॉलीमर्स क्या होते हैं, क्योंकि हम अपनी प्रीवियस वीडियोज में इन सारे ही पॉइंट्स को डिस्कस कर चुके हैं अच्छी तरीके से। फाइबर थ्योरी को हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसमें वहां पर हमने मोनोमर्स और पॉलीमर्स को पढ़ लिया था। मोनोमर्स और पॉलीमर्स कैसे बनते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। तो ये जो जो छोटे छोटे मोनोमर्स होते हैं उनसे बना होता है, काफी लीनियर होता है। लीनियर यानी कि एक जैसा होता है, लंबा होता है और स्ट्रक्चर्ड होता है, और काफी लंबा होता है, क्योंकि ये फिलामेंट है, ना कि स्टेपल फाइबर है। स्टेपल फाइबर जैसे कि आपका कॉटन और वूल होते हैं। ये एक पॉलीमर फाइबर है, मोनोमर फाइबर नहीं है, बल्कि एक पॉलीमर फाइबर है। तो आपको ये याद रखना है डिफरेंस। मोनोमर आर केमिकली रिएक्टिव एंड पॉलीमर्स आर अनरिएक्टिव। जो मोनोमर्स होते हैं वो केमिकली रिएक्टिव होते हैं, और जो पॉलीमर्स होते हैं वो केमिकली अनरिएक्टिव होते हैं। मतलब वो जल्दी ही केमिकल से रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि उनके बीच में ऐसे बॉन्ड्स बने हुए होते हैं, उनमें स्ट्रेंथ होती है, जिसके कारण वो रिएक्ट नहीं करते हैं। लेंथ ऑफ पॉलीमर इज कैलकुलेट की जो कैलकुलेशन की जो यूनिट होती है उसे डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कहते हैं, जिसे हम शॉर्ट में DP कहते हैं। ये भी हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, बट स्टिल यहाँ पे मैंने इसलिए आपको बता दिया सो दैट आपको एक बार रिकॉल हो जाए कि इस चीजें क्या थी, पॉलीमर्स क्या थे, मोनोमर्स क्या थे और DP क्या था, क्योंकि आगे आपको DP भी देखने को मिलेगा जहां पर आपसे पूछा जाएगा। तो फिर आपको याद रखना है कि जो कवच होता है, जो कोकून का जो कवच होता है,
जो कवच होता है उसे हम कोकून कहते हैं। जो इंटरनल कीड़ा होता है वो कैटरपिलर होता है। अगर सिल्क की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो मैं आपको याद दिला दूं, जो कोकून है उससे हमें सिल्क मिलती है, जो कीड़ा है वो मोथ है, और आपका जो इंटरनल कीड़ा होता है, जो एक आपने अगर प्रोसेस को नहीं पढ़ा है पूरे से अच्छे से सिल्क की, तो सिल्क में क्या होता है मैं आपको बताती हूँ एक बार, कि एक जो आपका कीड़ा होता है, यानी कि जो आपका कैटरपिलर होता है, कैटरपिलर एक कीड़ा होता है। इस कीड़े को या तो वाइल्ड सिल्क अगर ले रहे हैं तो नेचुरली अपनी लार के द्वारा अपने मुंह से एक ऐसा पदार्थ को स्रावित करता है, जिससे वो अपने चारों तरफ एक कवच जैसा बना लेता है। वो धीरे धीरे जो कवच है वो हार्ड होने लगता है और वो सूखकर एक धागे का रूप ले लेता है। अगर कीड़ा खुद से उसको फाड़कर बाहर निकलता है तो वो फिलामेंट जो है वो टूट जाते हैं, छोटे छोटे रह जाते हैं। और अगर उसको एक स्टेज होती है जब उसको जो आपका कैटरपिलर है, जब उसके ऊपर एक कवच है, इस कवच को हम कोकून कहते हैं, उसको कोकून वाली स्टेज में जब हम बॉइलिंग वाटर में या फिर जो भी आपके जो केमिकल होते हैं उनमें जब उसको बॉईल कर दिया जाता है तो अंदर का कीड़ा मर जाता है। और जब मर जाने के बाद में हम उस पे से आराम से जो सिल्क होता है, सिल्क का जो फिलामेंट होता है उसको हम उतार लेते हैं और अंदर का जो कीड़ा है उसको फेंक देते हैं। तो इस तरीके से हमें सिल्क प्राप्त होता है। और अगर हमको कीड़े को बड़ा करना है और रिप्रोड्यूस करना है और हमें कीड़ों की संख्या बढ़ानी है, तो उस केस में हम जो कीड़ा है उसे बड़ा होने देते हैं और उसको अपने आप ही जो उसका कोकून है उसको रप्चर करने देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे फिलामेंट तो टूट जाते हैं, छोटे छोटे होते हैं, लो क्वालिटी का हमें सिल्क प्राप्त होता है, लेकिन हमारे पास एक कीड़ा होता है जो कि आगे जो एग्स देगा, उन एग्स से हमें ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा हमें कैटरपिलर्स मिलेंगे और हमारी जो सेरिकल्चर की जो प्रोसेस है वो बढ़ेगी आगे और वृद्धि करेगी। सिल्क जो है, सिल्क पालन की, यानी कि सिल्क को अगर हमें प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें कैटरपिलर को पालना होता है। जो कैटरपिलर को पालने की जो प्रोसेस है उसे हम सेरिकल्चर कहते हैं। ये जो कीड़ा है वो बॉम्बैक्स मैरी कीड़ा होता है, जिससे हमें सबसे अच्छी सिल्क मिलती है। टशर सिल्क, आम के पेड़ की पत्तियों को खाने वाला कीड़ा जो होता है, उससे हमें टशर सिल्क मिलती है। तो आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि टशर सिल्क और बॉम्बैक्स मैरी जो है वो डिफरेंट होते हैं। फिर उसके बाद जो हमारा प्रोसेस है इसमें फीमेल सिल्क कीड़ा एक महीने में एक बार 650 अंडे देती है। कोल्ड स्टोर में इनको 6 हफ्ते के लिए रखा जाता है। शहतूत के पत्ते इन्हें मिलते हैं। देखिए, आपका जो बॉम्बैक्स मैरी है उसे शहतूत के पत्ते खिलाए जाते हैं, टशर सिल्क को आम के पेड़ की पत्तियां खाने को दी जाती हैं। आपको ये डिफरेंस याद रखना है। तो शहतूत के पत्ते मिलते हैं, वहीं गर्म स्थान में इन्हें रखा जाता है। 7 दिन में अंडों में से लार्वा निकलने लगता है। खोल यानी कि कोकून जो है, खोल को रेशम का कोकून कहते हैं। 10 से 15 दिन में अक्रियाशील रहकर ये प्यूपा बन जाता है। अगर हम यहाँ से प्रोसेस को देखें, बेसिकली सेरिकल्चर क्या होता है, इसमें क्या होता है कि आपका जो फाइबर है उसको निकाला जाता है, उसकी स्काउरिंग की जाती है, उसकी ब्रशिंग की जाती है, रीलिंग की जाती है, थ्रोइंग की जाती है, स्पिनिंग, डीगमिंग, उसके बाद ब्लीचिंग, डाइंग, प्रिंटिंग और फिनिशिंग करी जाती है। उसके बाद वेट ऑफ द सिल्क लिया जाता है। तो अगर आपको इन सारे टर्म्स की मीनिंग नहीं पता है तो मैं आपको मीनिंग समझा देती हूँ, जिससे आपको पता चले कि किस तरीके से जो सेरिकल्चर की प्रोसेस के बाद में हमारा जो सिल्क का फाइबर है वो तैयार होता है। जैसे कॉटन की हमारी एक प्रोसेस थी, हमने जो प्रीवियस वीडियो में देखा था, कार्डिंग, कॉम्बिंग, जिसमें सारा फॉलो हो रहा था, उसी तरीके से सिल्क में भी ऐसा नहीं है कि जो फिलामेंट है वो एज इट इज यूज किया जाएगा, बल्कि उसकी भी कुछ प्रोसेस होगी, उसको भी ट्रीट किया जाता है। तो ट्रीट में क्या करते हैं, स्काउरिंग में क्या होता है कि जितनी भी गंदगी होती है फिलामेंट के ऊपर, जो धूल की जितनी भी गंदगी उस पर लग जाती है उसको निकाला जाता है। फिर उसका ब्रशिंग की जाती है, उसको जैसे हम अपने हेयर्स को कॉम्ब करते हैं, इन द सेम वे ब्रशिंग की जाती है। फिर उनकी रीलिंग की जाती है, एक रील पर उसको बांध दिया जाता है। फिर उसकी थ्रोइंग की जाती है, उसको एक मशीन के थ्रू या किसी चीज के थ्रू गुजारा जाता है, जिससे कि जो उसका स्ट्रक्चर है वो इवन हो जाए। फिर उसकी स्पिनिंग की जाती है और उसके बाद डीगमिंग यानी कि
उसके ऊपर जितना भी जो अनवांटेड आपका जो गम चिपका हुआ है, यानी कि जितनी भी चिपचिपी चीजें चिपकी हुई हैं, क्योंकि वो अल्टीमेटली था तो एक लार्वा लार्वा उसकी लार थी, तो उस पर जो अनवांटेड चीजें भी चिपक गई थी तो उनको डीगमिंग की जाती है। फिर उसके बाद उसकी ब्लीचिंग की जाती है, क्योंकि उसका जो नेचुरल कलर होता है वो इस लायक नहीं होता कि उसको हम एज इट इज या यूज कर सकें, तो उसकी ब्लीचिंग की जाती है, यानी कि उसके पे उसके रंग को अच्छा किया जाता है और उसको और रंगों में रंगने के लिए। फिर उसके बाद डाइंग की जाती है, जिस भी कलर की आपको सिल्क चाहिए, जैसे कि आपको रेड, ग्रीन, ब्लू, पर्पल सब कलर में साड़ियाँ मिलती हैं, क्योंकि उनकी डाइंग की जाती है। और प्रिंटिंग करनी हो तो प्रिंटिंग करते हैं, फिनिशिंग करते हैं, उसमें जो भी फिनिशिंग की ज़रूरत होती है। और उसके बाद फिर है वेटिंग ऑफ सिल्क, मतलब सिल्क जो है वो वेट के हिसाब से ली जाती है कि कितना वजन है इसमें। तो फिर उसके बाद ये देखा जाता है कि कितना वेट है, उस हिसाब से आपकी जो सिल्क है वो मार्केट में सेल हो जाती है। वाइल्ड सिल्क अदर देन बॉम्बेक्स मैरी यूजुअली कॉल्ड टशर, जो वाइल्ड सिल्क है बॉम्बेक्स मैरी सिल्क मोरी सिल्क को छोड़कर, जो आपकी टशर सिल्क है ब्राउन कलर में जो होती है और जो ज्यादा अनइवन होती है और कोरस होती है, उसे हम वाइल्ड सिल्क कहते हैं। टशर सिल्क को वाइल्ड सिल्क कहते हैं। ये हम लोग प्रीवियस वीडियो में भी देख चुके थे। ये जो स्ट्रेंथ है इसकी वो स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, नेचुरल फाइबर है ये इट इज नॉट सेंसिटिव टू एल्कली एज वुल, जैसे कि वुल एल्कलाई के लिए सेंसिटिव होता है, वैसे सिल्क सेंसिटिव नहीं होती है। अनसेटिस्फैक्ट्री लाइट फास्टनेस, यानी कि ये अगर आप इसको कलर के पास में ले, मतलब धूप में अगर इसको ले जाएंगे तो इसमें कलर इसके लाइट फास्टनेस पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं वुल के बारे में। वुल जो है वो इसको स्केल लाइक माइक्रोस्कोपिक व्यू, इसका जो माइक्रोस्कोपिक व्यू है उसमें ये स्केल्स जैसा दिखाई देता है, इसमें कुछ स्केल्स जैसे व्यू आते हैं। सम वुल फाइबर आर स्टिफ एंड कोर्स कॉल्ड कैम्प, जो आपके कुछ वूल के जो फाइबर्स होते हैं, जो रेशे होते हैं, उन्हें हम कैम्प भी कहते हैं, KEMP कैम्प। ये वेरी इन द डिग्री इन लस्टर, जो आपका इसमें जो वुल होता है उसकी डिग्री, जो उसकी लस्टर यानी कि चमक है, उसमें काफी वैरायटी होती है, डिफरेंस होता है, लेकिन जो कैम्प होता है वो लो होता है, इसका लस्टर, इसकी चमक कम होती है। ये इसकी जो इलास्टिसिटी है, इलोंगेशन है, सॉरी एक्चुअली ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज मेरी वीडियो में उतनी आपको क्लैरिटी शायद ना मिले, बट क्योंकि टॉपिक को हमें कवर करना है और चीज़ों को जारी रखना है ताकि हमारा सिलेबस पीछे ना रह जाए, तो उसके लिए मैं यहाँ वीडियो अपलोड कर रही हूँ। अगर थोड़ा बहुत कहीं आपको लगता है प्रॉब्लम, तो आप कंफ्यूजन होता है आपको समझने में, सुनने में, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं उसका ज़रूर आपको रिप्लाई कर दूंगी। तो हम यहाँ बात कर रहे थे कि जो वुल है उसकी वो काफ़ी अच्छा होता है एलोंगेशन में, इलास्टिसिटी में, और रिकवरी में, और रेजिलेंस में। यानी कि जब आप उसको खींचेंगे, आप वुल के कपड़े, आप स्वेटर्स पहनते हैं तो उनमें एलोंगेशन होता है, जैसे कि रबड़ में होता है, इलास्टिसिटी भी होती है, वो खिंचता है और वापस अपनी जगह पर आ जाता है। यानी कि कुछ आपने वुलन टॉप्स देखे होंगे जो काफ़ी हगिंग होते हैं, वो आप उनको स्ट्रेच करेंगे, आप पहन लेंगे, उसके बाद वो वापस आपकी बॉडी से चिपक जाते हैं। उनकी रिकवरी भी अच्छी होती है और इनमें रेजिलेंसी भी होती है। एब्जॉर्ब मॉइस्चर टू अ हाई डिग्री, जितना वुल वाटर को एब्जॉर्ब करता है उतना कॉटन या सिल्क नहीं करता है। इट टेंड टू श्रिंक, आप ये जो वुल होता है वो श्रिंक हो सकता है, यानी कि सुकड़ सकता है। बर्न स्लोली विद स्लाइट टेन, जो जब आप प्योर वुल को अगर आप बर्न करके देखेंगे तो ये बर्न करने पर आपको ये स्लाइटली, मतलब धीरे धीरे जलता है, जबकि जो सिल्क है वो काफ़ी जल्दी जल जाता है और उस सिल्क के जलने पर आपको एक बाल के जलने की सी स्मेल आती है। और कॉटन को जब आप जला के देखेंगे तो एक कागज़ के जलने की सी स्मेल आती है, क्योंकि उसमें सेलुलोज होता है कॉटन में, और जो सिल्क है उसमें प्रोटीन होती है और वो भी उसको जलने पर एक बाल के जलने की स्मेल आती है। इन द सेम वे जो आपका वुल है वो भी हेयर होता है, वो भी प्रोटीन है, तो उसके जलने पे भी एक बाल के जलने की स्मेल आती है, और ये स्लोली जलता है। इसको ब्लीच
ब्लीच जो है उसको डैमेज कर देती है, क्लोरीन इसको डैमेज कर देती है, और जो सनलाइट है वो भी इसको डैमेज कर देती है। इसीलिए हम कहते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि जो कॉटन है, जो वुल है, वुल को छाया में सुखाना चाहिए, उसको हैंग करके नहीं सुखाना चाहिए, बल्कि किसी जमीन पर या किसी सरफेस पर पेपर्स को बिछाकर उसके ऊपर रखे, ताकि उसका जो शेप है वो खराब ना हो। हमें इस तरीके से उसको सुखाना चाहिए। इसमें हाइड्रोजन को हम इसमें यूज कर सकते हैं वॉश करने के लिए। इसमें जो बॉन्ड है वो डाइसल्फेट का पाया जाता है, और जो आपको इसमें जो इसकी जो लेंथ है वो 1 to 15 इंचेस होती है, और यहाँ पर आपके इसमें वुल में 19 अमीनो एसिड यानी कि केराटिन जो है, केराटिन का बना हुआ होता है, 19 अमीनो एसिड इसमें पाए जाते हैं। और इंटरलॉकिंग ऑफ वुल फाइबर इज नोन एज फेल्टिंग। जो इसके फाइबर्स को आपस में, फैब्रिक को जो जोड़ने की प्रोसेस होती है उसको हम फेल्टिंग कहते हैं। और जो इसके बाद है हमारा वुल की प्रोसेस क्या होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें अनइवन स्ट्रक्चर है, इसमें अनइवन रॉड में एक अनइवन स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। ये इसका आपका माइक्रोस्कोपिक व्यू होता है। वुल की प्रोसेसिंग है कि इसमें पहले शेयरिंग होती है, फिर उसके बाद है ग्रेडिंग होती है, स्काउरिंग होती है, और लास्ट में आपकी स्पिनिंग होती है। तो शेयरिंग में क्या होता है, शेयरिंग में रिमूवल ऑफ हेयर फ्रॉम एनिमल, मतलब आप जो कोई भी जानवर है, जैसे अंगोरा है या फिर आपका पश्मीना है, जो भी आपको शॉल, जिस तरीके का फैब्रिक चाहिए, उस जिस भी जानवर से आप ले रहे हैं, तो उससे आप हेयर्स को रिमूव करते हैं, लेते हैं। उसके बाद उसकी गार्डिंग करते हैं, यानी कि पुअर टू गुड टू बेस्ट के एक फॉर्म में उनको हेयर्स को अलग अलग करते हैं, कि एक पर्टिकुलर जो एरिया होता है किसी भी एनिमल का, कि जैसे कि पीठ के बाल हैं या गर्दन के बाल हैं या फिर एब्डोमेन के बाल हैं, उनके हर किसी की क्वालिटी होती है। तो उस बेसिस पर पुअर, गुड और बेस्ट के फॉर्म में उनको लगाया जाता है। तो इस तरीके से पता चलता है हमें कि इसकी ग्रेडिंग की जाती है कि कहाँ का फाइबर है और किस रेट में बिकेगा और कितना अच्छा है, इसकी क्वालिटी क्या है। फिर उसकी स्काउरिंग की जाती है, यानी कि वॉशिंग एंड ड्राइंग, क्लीनिंग द फाइबर्स। जो फाइबर्स हैं उनको वॉश किया जाता है, क्लीन किया जाता है। उनकी कार्डिंग यानी कि उनको सीधा किया जाता है, और उसके बाद में उनकी स्पिनिंग की जाती है। स्पिनिंग भी क्या होता है, किस तरीके से होता है, इसकी भी वीडियो हम प्रीवियस अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं काफ़ी टाइम पहले। अगर आप देखेंगे तो 2 से 3 महीने पहले, तो आप उनको देख पाएंगे और आपको समझ आएगा कि स्पिनिंग क्या होता है। उसके बाद हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वुल। तो इसमें मेरिनो जो वुल होता है, मेरिनो शीप प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी वुल विच इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम स्पेन। स्पेन में जो मेरिनो शीप होती है उससे बेस्ट क्वालिटी वुल आपको मिलता है, जो कि आपके सबसे एक्सपेंसिव होता है और जिसके फैब्रिक्स सबसे ज़्यादा वार्म होते हैं और देखने में अच्छे लगते हैं। फिर उसके बाद है लैम, यानी कि मेमने से जो मिलता है, ये 8 महीने के बच्चे जो होता है मेमना, उससे हम लेते हैं। फिर है होगेट, यानी कि 12 से 14 महीने का जो मेमना होता है महीने का, उससे हम भेड़ का जो बच्चा होता है उससे लेते हैं। फिर है वेदर वुल, जो एक बार ऊन उतार कर, मतलब दोबारा नहीं उतारते हैं जिस पे से, वो आपकी वेदर वुल होती है किसी जानवर पे से। फिर है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वुल। ये जो वुल होता है वो सिल्क से स्ट्रॉन्ग होता है, इसमें लचीलापन ज़्यादा होता है, ये इसकी इलास्टिसिटी यानी कि खिंचाव इसमें ज़्यादा होता है, और रेजिस्टेंस टू श्रिंकेज होता है। ये केमिकल प्रॉपर्टी की बात की जाए तो एसिड्स जो है, एसिड्स का बहुत कम इफेक्ट इस पर पड़ता है अगर इफ द एसिड इज इन द डाइल्यूटेड फॉर्म। एल्कलीज जो हैं वो वुल को येलोइश बना देती है, यानी कि पीला कर देती हैं उनको। स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट भी इसको पीला कर देता है। रेयन, नेक्स्ट हमारा बात करते हैं हम रेयन के बारे में, जो एक मैनमेड फाइबर है। इसको हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। ये अगर हम आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट मैनमेड फाइबर कौन सा था, तो आप जवाब देंगे कि रेयन इज द फर्स्ट मैनमेड फाइबर, रीजनरेटेड फाइबर डिराइव्ड फ्रॉम द वुल
पल्प, कॉटन, लिंटर्स और अदर वेजिटेबल मैटर्स। जो आपका रेयॉन है वो आपके जो वुड का जो पल्प होता है, यानी कि लकड़ी का जो पल्प गूदा होता है उससे, कॉटन के लिंटर्स से, और या फिर कोई अदर जो वेजिटेबल्स होती हैं उनको मिलाकर बनाया जाता है। ये रीजनरेटेड होता है, यानी कि कुछ चीजों को मिलाकर फिर से जनरेट किया जाता है इसको। रीजने resembles silk, thus it is also known as artificial silk और आर्ट सिल्क। ये जो है वो सिल्क के जैसा थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, इसीलिए इसको आर्टिफिशियल सिल्क या फिर आर्ट सिल्क भी कहते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसकी एब्जॉर्बेंसी अच्छी होती है, हाई एब्जॉर्बेंसी है, सॉफ्ट होता है, कंफर्टेबल होता है, इजी टू डाई है, और इसकी ड्रेपिंग भी आसानी से हो जाती है। ड्रेपिंग का मतलब होता है उसको सिलना, उसको पहनना, उसको बनाना आसान होता है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। फिर है स्ट्रेंथ लीज व्हेन वेट, जब ये अपनी इसकी स्ट्रेंथ जब ये गीला होता है तो कम हो जाती है। इलोंगेशन इज हाई, जब मतलब इसका खिंचाव खूब होता है, इसमें आप ये इलोंग हो सकता है। गुड मॉइस्चर एब्जॉर्बेंसी होती है इसमें, मतलब जो आपका मॉइस्चर है उसको अच्छे से अवशोषित कर सकता है। डाइज को भी एक्सेप्ट करता है, मतलब आप इसको डिफरेंट डाइज में डाई कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एल्कलीज लेसर द स्ट्रेंथ, जो एल्कलीज होती हैं वो इसकी स्ट्रेंथ को कमजोर कर देती हैं। और जो रेसिस्टेंस टू ड्राई क्लीन सॉल्वेंट एंड स्ट्रेन रिमूवल एजेंट्स, जो आपके जो ड्राई क्लीनिंग के जो भी सॉल्वेंट्स होते हैं, जो स्ट्रेन्स होते हैं, जो रिमूवल एजेंट्स होते हैं, उनसे इसको ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे नायलॉन के बारे में। अभी हम लोग अपनी वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो ज़रूर कमेंट करके आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।